मोदी जी का जादू अगर ढल गया होता तो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते। मतलब यार अरविंद केजरीवाल जी कॉन्फिडेंस अलग होता है और एक बड़बोलापन अलग होता है। 3 दशकों बाद वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने राज किया वहाँ पे, फुल गुंडा राज। मैं ओपनली कहता हूँ आपकी रूह कांप जाएगी अगर वो खबरें या वो लोग जिस तरह से राज करते, शासन करते थे। इतना भ्रष्टाचार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास ये बयान करने के लिए कि कितनी गंदगी से उन्होंने शासन किया था। रूल्स, रेगुलेशन, संविधान कुछ नहीं। संजय दीक्षित जी का सुना था जब ये 240 का रिजल्ट आया था और फिर जब वो विश्लेषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब जो खुशियां मना रहे हैं कि 240 पे बीजेपी को रोक दिया, मोदी का विकास रथ रोक दिया, अब ये मोदी और ज्यादा लीथल होगा। जब पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि इस बार जो होगा पाकिस्तान के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने भी ये हमला करा है, उन्होंने सोचा भी नहीं और ऐसा हुआ। भारत ने कैराना हिल्स, नूर खान एयरबेस जिन पे जब अटैक किया ना, भारत दुनिया का नरेंद्र मोदी जी के शासन में वो पहला देश बन गया जिसने किसी न्यूक्लियर पावर नेशन के एयर स्ट्रिप्स को खत्म कर रहे हैं, उनके अंदर 100 किलोमीटर जाके वहाँ पर अटैक किया जा रहा है। भारत पहला राष्ट्र बन गया। जैसे ही ट्रम्प आ गए, यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, फिर उन्होंने सब पे टैरिफ वॉर छिड़ दी और टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद उन्होंने ऐसी एडिशनल ऐसे कुछ स्टेटमेंट कर दी जिससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है मोदी जी का दिल दुख गया। उस ट्रम्प का ये जो तुक्का जो था, एक तरफ वो कह रहे थे कि मोदी जी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी तरफ भारत को क्या वो मोदी जी को समझ गलती कर दी। आप ये देखिए भी रिसेंटली 2026 के प्रोजेक्शन आए हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2026 के प्रोजेक्शंस के अनुसार जो वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भारत का योगदान अमेरिका से ज्यादा आ रहा है। नंबर 1 पे चाइना जा रहा है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, 17% इंडिया का योगदान है और 10% पे अमेरिका है। मतलब इस रिपोर्ट को देख के एलन मस्क, जिसको सदी का महामानव बोला जाता है, उन्होंने ये प्रोजेक्शन देख के बोला पावर बैलेंस शिफ्टिंग। वो खुद ये कहते हैं 2075 तक भारत अमेरिका को पछाड़ के दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अमृत काल मोदी जी जो कहते हैं, 100 साल स्वतंत्रता का जब पूरे होंगे, क्या लगता है आपको मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, कहाँ तक कितनी सफलताएं मिलेंगी, कहाँ पहुंच पाएंगे हम? वेलकम व्यूअर्स टू आवर शो पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। और आज के जो हमारे मेहमान है बहुत ही स्पेशल है। ही इज वन ऑफ द वेरी वेल नोन कंटेंट क्रिएटर। इनका एनालिसिस फाइनेंस और इनका एनालिसिस पॉलिटिक्स में बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी के बारे में जब बात करते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। और आज ही इज अ ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, ही इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। सो दोस्तों बिना देरी किए हेल्प मी वेलकम विपिन भारद्वाज जी, राजस्थान से। विपिन जी, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच तुषार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके कई बार पॉडकास्ट देखे। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग भी कभी पॉडकास्ट कर रहे होंगे। हम लोग लाइक माइंडेड हैं और काफी अच्छा लगा आपसे जुड़ के। एंड मैं यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई एम टू गेट कनेक्टेड विद यू टुडे। सर सेम हियर सर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे शो में आए। हमें भी आपसे कई सारी चीजों का इंस्पिरेशन मिलता है। जब भारत का विषय होता है, हम लंदन में बैठ के भारत के विषय में जब हम बात करते तो एक अलग जज्बा होता है, एक अलग इंस्पिरेशन चलता है। और जब आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे वहां पे बैठ के इतना सारा एनालिसिस करते हैं और जो कई सारी भ्रांतियां जो विपक्ष फैलाता है भारत के बारे में, कई सारी भ्रांतियां जो दुनिया में फैली है भारत के विषय में, जब इन भ्रांतियों को जब आप तोड़ते हो अपने कंटेंट से, तो हमें लगता है कि ऐसे कोई गेस्ट अगर हमारे शो पे आते हैं तो भारत के लिए हम यहाँ से दूर से जो कुछ भी कर पाए वो कर पाएंगे। तो सर आपसे जब हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली कुछ नए कुछ मुद्दे चल रहे हैं जैसे यूजीसी का गाइडलाइंस और ये सब जो चल रहा है, तो सर प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए कि ये यूजीसी का जो गाइडलाइंस है ये कैसे जनरल कास्ट स्टूडेंट को इम्पैक्ट करता है और ये मोदी जी के इमेज को कहाँ डैमेज कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है सर? आपके क्या विचार है? तुषार जी, ये काफी ज्वलंत मुद्दा है अभी इंडिया में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं इसको स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कि यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस 2026 आई। यूजीसी क्या है और ये गाइडलाइंस क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में कुछ साल पहले 2016-2019 में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, रोहित वेमुला एंड पायल तड़वी। इन लोगों का ये कहना था या इनके जो बाद में आरोप लगे कि हमें हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जातीय प्रताड़ना, हमें कास्टिस्ट रिमार्क्स या उस वजह से हम काफी प्रताड़ित महसूस हुए और उस वजह से इन्होंने सुसाइड किया।
तो उनका केस, उनके माता पिता और इंदिरा जयसिंह नाम के एक और काफी वरिष्ठ हैं, तो ये वो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या हुआ, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, आप जल्दी से बताइए। इसको 8 वीक की डेडलाइन दे दी यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 वीक के अंदर इसको जल्दी से फ्री करिए, इस मैटर को, काफी लंबा चल रहा है ये। तो यूजीसी की एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उन्होंने क्या करा, इसमें अपने कुछ नए गाइडलाइंस या कुछ रूल्स ऐड कर दिए। उसमें एक चीज ऐड कर दी गई कि ओबीसी के स्टूडेंट्स की भी अगर उनको जातीय रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कुछ कमेंट्स पास किए जाते हैं या और भी कुछ चीजें होती है, तो उसमें फिर जनरल कास्ट स्टूडेंट्स को ठीक है सजा का प्रावधान या जो भी उसमें वो चीजें हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही, अब चूंकि ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें यूं वायरल होती है, फेक चीजें भी वायरल होती है, चीजों को डिस्टोर्ट करके भी वायरल किया जाता है जनरली। जब ये चीजें वायरल होना शुरू हुई कि जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है या, और इसको फ्रेमिंग इस हिसाब से करी गई विपक्ष के द्वारा या कई लोगों के द्वारा, तो क्या हुआ कि जनरल कास्ट के लोग, स्टूडेंट्स भी उसका शिकार हो गए। जनरली ये फैलाया गया उस समय कि ये नरेंद्र मोदी ने नया कानून लगा दिया साहब। तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, ये कोई कानून नहीं था जो पार्लियामेंट में बिल पास करके उस पर ठीक है लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं, ऐसा ये कोई कानून नहीं था। तो पहली बात, ये कोई कानून नहीं है। दूसरी चीज, ना ही ये कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का ऐसा नहीं कि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, ये सिर्फ यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ गाइडलाइन सेट करी। अब क्या होता है कि काफी ज्वलंत मुद्दा चला, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ से जयपुर से चार लोगों ने पिटीशन लगाई। जयपुर से थे, हमारे द जयपुर डायलॉग्स चलाते काफी वरिष्ठ और काफी सम्माननीय श्री संजय दीक्षित जी, ही इज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और द जयपुर डायलॉग्स नाम से बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है वो। वेरी वो थे, इंस्पिरेशनल। हाँ वो थे, एक रूबल पड़ाले नाम का एक यंगस्टर है, सो उसके अलावा 2 और बंदे थे। तो इन चारों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, शायद 19 मार्च नेक्स्ट डेट बताइए। इसमें क्या हो रहा है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, अब क्या है 2025 में एक नरेंद्र मोदी जी ने वीबीएसए नाम से नया लॉ पास अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या होगा, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी जो संस्थान है, इनकी जगह एक नया मॉडर्न रेगुलेटर आ जाएगा। तो उसमें अभी इस पे काम चल रहा है, खैर ये इसमें काफी एक लंबी जाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये मैं 110% मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा कोई इंट्यूशन नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरी इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी मेरी नॉलेज है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी जनरल कास्ट ही नहीं, किसी भी स्टूडेंट के साथ नरेंद्र मोदी जी के राज में अन्याय हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी है यार, एससी एसटी के साथ आज इतने लोग वोट देते हैं, जनरल कास्ट तो भर भर के वोट देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसा कभी बात वोट की है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक सामाजिक और न्याय एकता के, मैं मानता हूं ये भगवान का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है भारत को, जो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। खैर ठीक है, अब चीजें मैनिपुलेट हो जाती है, फ्रेम हो जाती है ना, उनको मॉर्फ्ड करके फैलाया जाता है या चीजों को डिस्टोर्ट करके बातों को फैलाया जाता है। बाकी ये मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यूजीसी कि ये जो काफी भ्रम फैला अभी काफी समय पहले, और अभी भी लोगों में संशय है कि यार सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडिंग है, वापस ये चीज लागू नहीं हो जाए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, इस चीज में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सभी को संतुष्ट करने में कामयाब रहेगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो मतलब सर, ये जो भ्रम और ये जो भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो न्यूज मीडिया में भी कई जगह पे चलाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे ये हल्ला हो रहा है, वो हल्ला हो रहा है, ये तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारा एक बेसिकली विल सेटल डाउन जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स विल कम आउट विद फैक्ट फिगर्स। तो मतलब सर, ऐसा कोई भी प्रावधान आपके हिसाब से नहीं है कि जो जनरल स्टूडेंट को जैसे पेनलाइज करने का वगैरह ऐसा कोई प्रावधान लगाया नहीं है? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट? सी ये एक नॉर्मल गाइडलाइन थी जो यूजीसी को 8 सप्ताह की जो स्ट्रिक्ट उनको जो टाइमलाइन मिला, कि डेडलाइन मिली कि आपको इसमें जल्दी से इसको खत्म करके इस मैटर को क्लोज करो, है तो उन्होंने बना दी। हो सकता है वो ढंग से इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाई हो, ये यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी थी, तो हो सकता है वो उन पहलुओं पे सोच ही नहीं पाए हो। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें फेरबदल भी होंगे, लेकिन जैसे ही वीबीएसए नाम का नया लॉ आता है, ठीक है, तो एक नई मॉडर्न रेगुलेटर अथॉरिटी आ जाएगी, एक इंस्टीट्यूशन आ जाएगा जिसमें यूजीसी, जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने इस पे रिसर्च किया, वो स्क्रैप हो जाएगी, एक नया मॉडर्न रेगुलेटर आ जाएगा जिसमें
इस तरह के प्रावधान होंगे कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो और सभी समानता से रहे। करेक्ट। बेसिकली इक्वालिटी इज द की रोल हियर रादर देन एग्जैक्टली राइट। परफेक्ट सर। ये तो बहुत अच्छे से देखा गया है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से कई सारे ऐसे पुराने कानून, पुराने नियम जो बहुत ही बेकार थे, ब्रिटिश के जमाने के थे, उनको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, उनको निकाल दिया। और सर ये निरंतर देखा गया है, 2014 ले ले, 2019 ले ले, 2024। लेकिन सर एक ही डिफरेंस हमेशा, एक बात बहुत मन में खनकती है कि 2024 में ऐसा क्या हो गया कि हम 240 पे आके अटक गए। मोदी जी की जो विकास का जो रथ था वो 240 पे आके अटक गया। यहीं इंडिया गठबंधन को ऐसा लगा कि जैसे उनकी विजय हो गई। क्या आपको लगता है कि ये जो काल्पनिक विजय जो है इंडिया गठबंधन की, जो 99 पे रुक के भी सेलिब्रेट कर दे, शतक मार नहीं पाए और सेलिब्रेशन चल रहा है जोरों शोरों से, सर क्या 2029 का ट्रेंड आपको लग रहा है वहीं पर जाएगा? स्टार्ट करूंगा 2029 से। 2029 में नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन। अब बात करते हैं 2024 में जो 240 सीटें आई। सुप्रिया सुनेत जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो 99 पे रोकने के बाद जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कर लिया हो। ठीक है, वो महिला है, सम्मान है उनका, उनकी खुशी थी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, 2024 में एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। 400 पार करना इट्स ए वेरी टफ टास्क। और ये नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह पता था। ये कांग्रेस को एक मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए, उनको एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने के लिए एक ऐसा नारा दिया गया। और जैसे ही बीजेपी 240 पे रुकी तो कांग्रेस को लगा कि हमने 400 पे जाने से रोक लिया बीजेपी को, तो यही हमारी जीत हो गई। दैट्स व्हाई दे वर सेलिब्रेटिंग। अब बात आती है, आपने बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट उठाया कि ऐसा क्या हुआ कि 240 पे ही अटक के रह गए। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 240 सीटें आना कोई कम बात नहीं है। 240 सीटें आना कोई कम बात नहीं है। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेस की सिर्फ 146 सीटें आई थी, 145 146। तो ये तो 240 तो बहुत होती है। अच्छा, अब जैसे ही 240 सीटें आई तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए, कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने, कि साहब ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। इधर तो नीतीश बाबू से सहारा लिया है और दूसरी बैसाखी बने चंद्रबाबू नायडू, और ये दोनों किसी समय में नरेंद्र मोदी जी के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का भी सपना था एक समय पे प्रधानमंत्री बनने का, जो बन नहीं पाए। तो सबको ये डर था और विपक्षी दलों को ये खुशी थी कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, कभी ना कभी तो ये दोनों कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट कर देंगे। लेकिन मेरा एक पहले भी पॉडकास्ट हुआ था, तब भी मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी 240 सीटों के साथ उसी बेबाक अंदाज में अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल जो काम है, जो उनका तरीका है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, उसी तरह से करेंगे। उनकी शुरुआत उन्होंने कर दी कैसे, सारे बड़े पद अपने पास रखे, बीजेपी के पास रखे, होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखी, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखी। मतलब जो पुराने पद थे 2019 वाले, वही पद इस बार भी बीजेपी को मिले। अगली बात, हाँ बताइए। यस सर, बोलिए सर, बोलिए। संजय दीक्षित जी का सुना था जब ये 240 का रिजल्ट आया था और फिर जब वो विश्लेषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब ये जो खुशियां मना रहे हैं कि 240 पे बीजेपी को रोक दिया, मोदी का विकास रथ रोक दिया, अब ये मोदी और ज्यादा लीथल होगा, उसको ऐसी जगह पे रोकना है। और उसके कई सारे रूप फिर दिखाई दिए लोगों को। स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे सर आप, और संजय दीक्षित सर ने बिल्कुल सही बोला। आप देखिए ना, उनके वर्किंग स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। जब पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि इस बार जो होगा पाकिस्तान के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने भी ये हमला करा है, उन्होंने सोचा भी नहीं, और ऐसा हुआ। भारत ने कैराना हिल्स, नूर खान एयरबेस, जिन पे जब अटैक किए ना, भारत दुनिया का नरेंद्र मोदी जी के शासन में वो पहला देश बन गया जिसने किसी न्यूक्लियर पावर नेशन के एयर स्ट्रिप्स को खत्म कर रहे हैं, उनके अंदर 100 किलोमीटर जाके वहां पर अटैक किया जा रहा है। दुनिया के न्यूक्लियर पावर नेशन के इतना अंदर जाके हमला करने वाला भारत पहला राष्ट्र बन गया। कहीं पे कोई मर्सीलेसली उन्होंने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, पूरी जो अपने कमांड सिस्टम है सबको फ्री हैंड दे दिया। आगे देखिए, वक्फ बिल भी उन्होंने जब उसको भी प्रोसीड किया, कहीं पर भी ये नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार 240 सीटों वाले दबाव में खेल रही है, कहीं पर। और आज तक नहीं लगा, आज इतना टाइम हो गया इलेक्शंस को खत्म हुए, तो ऐसा कहीं लगा ही नहीं। अच्छा, रीजन क्या हुआ 240 सीटों पे अटकने का? क्या हुआ, 3 बड़े राज्यों में सीट्स में डिक्लाइन आया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश में क्या रहा कि उस समय जो अब की बार 400 पार का नारा था ना, वो बैकफायर कर गया। उसमें क्या हुआ, कुछ बड़बोले नेता होते हैं बीजेपी के छुटभैये नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि 400 सीट्स आते इस बार हम संविधान को बदल देंगे, नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदल देंगे। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं था, ये जो छुटभैये नेता उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। इससे क्या एक कांग्रेस को या विपक्षी दलों को एक नैरेटिव सेट करने में मदद मिली कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो इससे जो SC ST की, हाँ, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बैकफायर कर गया। उत्तर प्रदेश में उस समय पेपर लीक का भी मुद्दा था, तो काफी उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए 80 में से मात्र 33 सीटों पर सिमट के रह गई थी बीजेपी, मतलब 29 सीटों का नुकसान होना बहुत बड़ी बात था। 240 पे तो आना ही था। राजस्थान में क्या हुआ, जब 25 में से 25 सीटें मिलती थी हर बार, इस बार क्या हुआ 25 में से 14 पे रह गए। फिर राजस्थान के अलग मुद्दे रहे। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में आंतरिक या जमीनी स्तर पर देखा जाए कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, कुछ घटनाएं ऐसी हुई दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कि हिंदू जातियों में बट गया। जाट, राजपूत, गुज्जर, मीणा, किसी न किसी कारण से ये जो भी प्रोमिनेंट कास्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो किसी न किसी कारण से बीजेपी से नाराज थी। अब इसमें खैर डीप में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया। एक किसान आंदोलन का देखिए, जो 3 कानून नरेंद्र मोदी जी लाए थे ना, मैं उस पर पर्सनली डिबेट कर सकता हूँ एक लंबी 1 घंटे की 2 घंटे की, कि वो कानून किसानों के हित के लिए थे, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए थे, लेकिन विपक्ष कैसे भी करके उस चीज में कामयाब रहा ये भ्रम फैलाने में कि वो किसानों के अगेंस्ट थे। विपक्ष की हमने स्ट्रैटेजी देखी है कि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांटा है, राइट। और अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर किसी और धर्म का हो तो उसे धार्मिक भावनाओं से बांटा है। तो हिंदुओं को जाति में बांटो, हिंदुओं की एकता तोड़ो, और दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म से जोड़ के उनको अपने तरफ करो, एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ये सर बहुत सालों से ये भारत में देखा है। ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू से रही है, और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट नहीं, अलग अलग जो छोटे छोटे पंथ, समुदाय, जातियां, समूह, एरियाज जो भारत के, सब जगह को जिसको जैसे अपीज किया जा सकता है, लॉलीपॉप देना, रेवड़ियां देना, वैसे करके सबको खुश रखा गया। हमेशा क्या होता है, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को ग्रो करना है, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ देम। तो ये चीज मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, लेकिन जो उन्होंने 70 सालों में किया ना, वो अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई होता तो 25 सालों में कर देता। जितना डेवलपमेंट 70 सालों में कांग्रेस ने किया, मैं मानता हूं, मैं कभी भी है ना ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्यों अनावश्यक बेतुकी बात करना, किया उन्होंने, लेकिन वो चीज 25 सालों में करी जा सकती थी थ्रू स्ट्रिक्ट एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता तो। खैर इस पे अपन बाद में आएंगे। फिर मैं एक आपके महाराष्ट्र पे आता हूं कि उस समय जो 240 सीटें आई, महाराष्ट्र में भी क्या रहा, कुछ कारण रहे। महाराष्ट्र में भी 23 से शायद 9 सीटों पे अटक गए थे। इसमें क्या हुआ, एक तो उस समय अनियन पे, प्याज पे 40% ड्यूटी लगा दी थी, एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, तो वहां के किसान नाराज थे। एकनाथ शिंदे वाला जो शिवसेना और अजीत दादा पवार वाला, स्वर्गीय अजीत दादा पवार वाला जो एनसीपी कैंप था, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था। दूसरा वहां पर क्या रहा कि बीजेपी ने काफी लेट अपने कैंडिडेट अनाउंस किए थे महाराष्ट्र में। तीसरा वहां पर क्या रहा, ये जो मराठा आंदोलन चल रहा था, मराठा आरक्षण विवाद, ये प्रॉपर रूप में एक मराठा वर्सेस ओबीसी हो गया। छगन भुजबल जैसे प्रमुख नेता ओपनली ओबीसी के अधिकारों की वकालत कर रहे थे वहां पे। उधर मनोज जरांगे पाटिल साहब वो झुकने को तैयार नहीं थे। तो बहुत क्या होता है, बहुत सारे कारण मिलके उस समय पे मोदी जी को सबक सिखाना, यही राजस्थान में हुआ, यही यूपी में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ। तो ये जो बड़े स्टेट्स थे, इनमें जब सीटें डिक्लाइन हुई तो 240 पे आ गए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, 240 सीटें आना कोई हार नहीं थी, ठीक है, इट वाज एन आई ओपनर। और अगर आज मैं फिर से मेरे इस आपके इस चैनल के माध्यम से ये मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ, ये मेरे को इंट्यूशन नहीं है, ये मेरी एनालिटिक्स है, 2029 में फिर से बीजेपी इज गोइंग टू बी द द बिगेस्ट लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द इंडिया इन जनरल इलेक्शंस। वाह, जबरदस्त। और सर ये देखा है, मतलब 2024 के बाद आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस। I'm not a pro BJP, I'm not a anti Congress, I'm not a pro Congress या anti BJP, कुछ भी नहीं है। बट एज अ पॉडकास्टर मुझे लगता है कि जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैंने हमेशा देखा है कि कांग्रेस जब कभी भी हारती है तो वो इल्जाम ईवीएम पे मरती है,
लोगों पे मर देती है। आजकल तो वोटर्स पे मर रही है वो। बीजेपी ऑन द अदर साइड सर ऑलवेज डज द रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन कि भाई क्या हुआ, कहाँ गलत हुआ। और इसका नतीजा हमने दिल्ली में देखा, इसका नतीजा महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा, हरियाणा में देखा। हरियाणा में देखा। वो गजब था सर, वो गजब था। थोड़ा उस पर अगर कोई, अगर वो कैसा, मतलब वो क्या मैजिक क्या चला दिया बीजेपी का। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। और मतलब क्या हुआ कि जब 240 पे अटक गए ना, तो लोगों को लगा कि साहब मोदी का जादू ढल गया। क्योंकि क्या होता है कि ये मानव मानसिकता भी होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पीक, जब मोदी जी का जब पीक था ना, 300 पार करवा दी सीटें। लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान का डिक्लाइन आता है, इंसान की पॉपुलैरिटी का डिक्लाइन आता है। तो कांग्रेस को लगा कि वो मोदी जी का टाइम, पीक टाइम आ चुका है, ठीक है, और अब मोदी जी का पावर या जादू अब नहीं चलेगा। 240 पे रुकने के बाद जब आने वाले समय में गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में जो इलेक्शन होने वाले थे, उनको लगा कि इस बार भी हम महागठबंधन वाले सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो रोकने में कामयाब रहेंगे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल इसका उलट हुआ। मोदी जी का जादू अगर ढल गया होता तो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते। मतलब यार, अरविंद केजरीवाल जी, कॉन्फिडेंस अलग होता है और एक बड़बोलापन अलग होता है। 3 दशकों बाद, केजरीवाल जी से पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार रही थी, शीला दीक्षित 15 साल तक, श्रीमती शीला दीक्षित 15 सालों तक वहां पर चीफ मिनिस्टर थी। 3 दशकों बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। खैर, अब केजरीवाल जी की तो क्या बात करी जाए। उनका तो मैं जब पुणे में था, मैं पुणे में MBA कर रहा था, 2013 की बात है। तो जब उनका राजनीतिक उछाल आया अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगा यार ये काफी अच्छा बंदा है यार, ये तो है। और सबको लगा कि यार ये तो इज ए वंडरफुल गाय, IITian है, अच्छा पढ़ा लिखा है और अच्छी बातें कर रहा है, देश में बदलाव लाएगा, दिल्ली में बदलाव लाएगा। तो धीरे धीरे जब पता लगने लगा उनकी हरकतें कि यार ये अटेंशन सीकर है, नथिंग एल्स। और सबसे बड़ा शॉक मुझे तब लगा जब उन्हीं की पार्टी के, जो उस समय MLA हुआ करते थे, उन्हीं की पार्टी के कुमार विश्वास साहब, उन्होंने बताया कि यार अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान। मतलब उस हद तक गिरी हुई सोच अरविंद केजरीवाल जी की। उसके बाद से और ऐसी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई, छोटी छोटी। क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा अपने त्वरित फायदा, बोले तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कुछ भी झूठ बोलना जैसी उनकी आदत थी। न्यूज में बने रहने के लिए स्टेटमेंट्स देना, उनको कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप कितनी बार बेवकूफ बनोगे लोगों को, आपको असलियत धीरे धीरे समझ में आती है। तो दिल्ली में उनको हरा दिया गया। महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र में पब्लिक नाराज थी उद्धव साहेब ठाकरे से। तुषार भाऊ, यू वोंट बिलीव, स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे माझा प्रेरणा स्रोत आहे। नरेंद्र मोदी जी से भी काफी पहले ही वॉज द बिगेस्ट हिंदू लीडर, जिन्होंने हिंदुओं को निडरता से रहना सिखाया। ऐसे इतना निडर कोई नहीं था उनसे पहले जो हिंदुओं की बात पक्ष में रखे। बाला साहब ठाकरे, ही वॉज ए रियल टाइगर एंड स्टिल एंड विल ऑलवेज बी, आई विल कंसिडर हिम एज द रियल टाइगर इन माई हार्ट। बट जब उनका बाला साहब ठाकरे इज जेन्युइनली हिंदू हृदय सम्राट। उनको ऐसे नहीं वो मिला, ऐसे ही उनका वो पद नहीं मिला। इवन मोदी जी भी उनको हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहते हैं, उनके नाम से वो रास्ते का भी अनावरण क्यों किया था, क्योंकि he was a very iconic, महाराष्ट्र का वो एक आइडेंटिटी थे। मतलब वो एक क्या बोलते हैं, मतलब उसके लिए कोई वर्ड नहीं उनके बारे में डिस्क्राइब वर्ड है ही नहीं उनके बारे में। वो जब उनका बेटा और भतीजा, ये लोग, चलो राज साहेब ठाकरे तो बाद में हुए, लेकिन उनका बेटा जब कांग्रेस को समर्थन देता है, कांग्रेस उस पार्टी को जिस राम मंदिर के लिए शिवसैनिक लड़े बाबरी मस्जिद के टाइम पे, वहां उसके उद्घाटन में कांग्रेस नहीं गई। उस कांग्रेस को समर्थन दिया उद्धव ठाकरे साहब ने। उस कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया उद्धव ठाकरे साहब ने, जो लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलती, जो वक्फ बिल के मामले में भी खिलाफ रहती है। तो पब्लिक को समझ में आता है, जो लोग शुरू से शिवसेना को सिर्फ इसलिए वोट देते थे कि दे वर द फैन ऑफ स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, तो उनका तो फिर मूड अपसेट होना ही था। तो एक ये बड़ा रीजन रहा वहां पर उन लोगों का होने का। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पे लाड़की बहन योजना। उसमें क्या था कि 1500 रुपए जो हर फीमेल को दिए जाते थे मंथली, वो चल रहा था काफी परफेक्टली। उसको
एंड टाइम पे इलेक्शंस में बोल दिया गया बीजेपी द्वारा कि हम 1500 को बढ़ा के 2100 रुपए कर देंगे। कांग्रेस और उनके जो गठबंधन था वो लोग बोलते कि हम 2100 नहीं, हम 3000 देंगे। लेकिन तुषार सर, आप हमेशा नोटिस करेंगे ऐसी जब भी सिचुएशन आती है ना, तो पब्लिक जो करंट रूलिंग पार्टी है ना उस पर ज्यादा विश्वास करती है कि कम से कम 1500 तो ये आ ही रहे ना। पर कांग्रेस का तो पता नहीं 3000 आएंगे भी नहीं आएंगे, ये लोग जीत जाएंगे तो 1500 से 2100 कर ही देंगे। तो ऐसा हमेशा होता है कि जो वर्तमान में जो पैसा आ रहा है तो जनता ध्यान रखती है कि ये फायदा मिल रहा है, कम से कम ये पार्टी दे तो रही है, उनका तो पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अगेन लोगों ने ट्रस्ट किया, महाराष्ट्र की जनता ने ट्रस्ट किया बीजेपी पे और जबरदस्त तरीके से जिताया। तो एक बहुत शानदार जीती। ये वो दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया। हरियाणा की बात करो, हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से जाटों पे निर्भर हो गई। जाटों के शायद वहां पे 25% वोट है। कांग्रेस को लगा ठीक है कुछ तो जाट वोट हो गए, 25% तो जाट वोट हो गए, उसके अलावा कुछ SC ST ऐसा मिलू के हम आराम से इलेक्शन जीत लेंगे। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट टू विन द हरियाणा इलेक्शन। अब क्या होता है कि जहाँ पे अमित शाह जैसे आदमी हो ना, जहाँ पर अमित शाह जैसे आदमी हो, आमीन अनप्रेडिक्टेबल इंसान है यार वो, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कैसी हारी हुई बाजी को पलटना उनको आता है। उनको ऐसे ही गुजराती में मोटा भाई नहीं बोलते। मोटा भाई चाणक्य है वो, इंडियन पॉलिटिक्स के चाणक्य है वो, है ना। इनफैक्ट मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें खैर मैं पता नहीं, मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं रिवील करता नहीं हूँ, लेकिन उस पे मैंने उनकी उपमा उनकी उपमा जो है या उनके जो वर्किंग स्टाइल है वो चाणक्य से काफी हद तक दिखाई है। वो भी बात की बातें हैं। अभी पहले अपन लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन। तो अगर कांग्रेस पूरी तरह से जाटों की तरफ चली गई कि हम इनके भरोसे जीत जाएंगे, तो बीजेपी ने उसका उल्टा गेम खेल दिया। अदर जाट वर्सेस नॉन जाट इलेक्शन कर दिया। वहां पे माना जाता है कि SC समुदाय, दलित जो लोग होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन हरियाणा में दिया। क्यों? हरियाणा में कई इंसिडेंट हुए थे, जाट वहां पे दबंग जाती है वहां पर। तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर SC के लोगों के साथ अत्याचार हुए। कई बार पुरानी खबरें हैं जब उनके घर जला दिए गए थे वाल्मीकि समुदाय के लोगों के। इस तरह से कई छोटी छोटी चीजें मिलके लोगों को लगा, वहां की जनता को लगा कि हमें ठीक है बीजेपी बचा लेगी। इस तरह से ये जाट वर्सेस नॉन जाट करके बीजेपी हरियाणा जीत गई। बिहार इलेक्शन अमेजिंग, किसी ने मतलब नरेंद्र मोदी जी हमेशा शुरू से बिहार के लिए बहुत कंसर्न रहे बिहार जीतना, क्योंकि बिहार इज वन ऑफ द वेरी बिग स्टेट इवन इन टर्म्स ऑफ इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। वहां पे 3-4 फैक्टर्स ने काम किया। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने राज किया वहां पे, फुल गुंडा राज। मैं ओपनली कहता हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी अगर वो खबरें या वो लोग जिस तरह से राज करते, शासन करते थे। इतना भ्रष्टाचार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास ये बयान करने के लिए कि कितनी गंदगी से उन्होंने शासन किया था। रूल्स रेगुलेशन संविधान कुछ नहीं। वो उस समय जीतते थे लालू यादव जी MY समीकरण पे, मुस्लिम यादव समीकरण। मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, यादवों के वहां पर वोट है और ये जीतते हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय चेंज हुआ, समय बदला, लोगों को चीजें समझ में आई। MY समीकरण मुस्लिम यादव की जगह हो गए महिला और युवा। वहां पर अगेन जिस तरह से आपके महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना थी, तो वहां पर भी बीजेपी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एक महिला स्वरोजगार योजना के नाम पे सबको 10-10 हजार रुपए बांटे थे। वो एक काफी उनके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ उनके लिए। आप देखिए, मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुझे तो पता है मेरे कितने दोस्त है, मेरे कितने यादव दोस्त है बिहार के। उन्होंने खुद बताया कि विपिन भाई हमारे बिहार में क्या हुआ है, हमारे यादव समाज के जो पुरुष वर्ग था उन्होंने लालू यादव बोले तो तेजस्वी यादव को वोट दिया, लेकिन महिलाओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट दिया। क्यों? 10,000 रुपए वो जो स्वरोजगार योजना के नाम पे मिलते थे, उसके अलावा शराबबंदी जो करवाई, शराबबंदी होने से हर महिला को सुरक्षा और सम्मान की जिंदगी मिली है वहां पर बिहार में। ये छोटी बात नहीं शराबबंदी। और शराबबंदी का मॉडल कहाँ से सीखा उन्होंने? गुजरात से सीखा था नीतीश कुमार जी ने। ये चीजें हो गई। कानून व्यवस्था में बहुत बदलाव आया था। और ये जो महिला स्वरोजगार योजना से वहां पे महिलाओं ने बम्पर वोटिंग करी बीजेपी के पक्ष में। 71% से भी ज्यादा महिलाओं का वोटर टर्नआउट था और 64% पुरुषों का टर्नआउट। ऐसा ट्रेंड जनरली होता नहीं है किसी भी राज्य में। बिहार जैसे बैकवर्ड राज्य जिसको समझा जाता है, वहां की महिलाएं इतनी जागरूक हुई कि 71% से ज्यादा वोटर टर्नआउट महिलाओं का रहा। सबसे बुरी वहां पर फजीहत हुई प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझते थे। ठीक है, वो होंगे भी, उनकी नीयत भी अच्छी थी, लेकिन राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते। और जब अमित शाह जहाँ है ना, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों को वो सुबह के नाश्ते में खाते हैं। इस तरह के मीम वायरल होते हैं और मैं काफी हद तक इसको मैं एग्री भी करता हूँ। तो जो महिला स्वरोजगार योजना की वजह से महिलाओं का वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा बिहार में। 71% से ज्यादा महिलाओं का वोटर टर्नआउट रहा, 64% रहा पुरुषों का। बिहार जैसे बैकवर्ड राज्य में
जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लोग समझते नहीं है, वहाँ पर भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आई और नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को बम्पर वोटिंग करी। प्रशांत किशोर जी की मैंने काफी पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 0 सीट मिलेगी, 0 सीट। ये राजनीति है, यहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप इलेक्शंस जीतोगे या नहीं जीतोगे। इट्स नेवर अबाउट विनिंग और लूजिंग इलेक्शंस, इट्स ऑलवेज अबाउट हैविंग योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ, पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। और वहीं पर नरेंद्र मोदी को एक्स्ट्रा एज है, उन्हीं चीजों में मोदी जी को एक्स्ट्रा एज है, अमित शाह जी को एक्स्ट्रा एज है, उनको जिंदगी हो गई, 70-75 साल हो गए। और ये तो प्रशांत किशोर जी के पास उतना एक्स्ट्रा एज नहीं है। आप बात करिए वहां पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आई, वो साथ जुड़ना चाहते हैं महागठबंधन में, हमें भी ले लो। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क कर दिया था, तो वहाँ के मुसलमान भड़क गए, तो वो वोटिंग शेयर, अब ऑब्वियसली बात है मुसलमान तो अपने आदमी को वोट देना चाहेगा ना, तो ओवैसी जी को वोट दे दिया और उधर तेजस्वी यादव साहब को वो वोटर शेयर में वहां पे कटौती हो गई, ये दिक्कत रही। फिर वहां पे राहुल गांधी जी का क्या हुआ कि वो एक्टिव थे ही नहीं, वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, जहां पर जितने भी दूसरे मेन लीडर्स थे, नीतीश कुमार हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, एक वो सहानी थे, मुकेश कुमार सहानी, वो हो गए, जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबने 160 के आसपास रैलीज करी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में। राहुल गांधी जी ने मात्र 16 रैलीज करी, और उसमें भी आते आते एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। छठ पर्व होता है वहां पे, एक छठी मैया के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर दिवाली से भी ज्यादा महत्व होता है छठ पर्व का, महापर्व बोला जाता है इसको, दिवाली से भी ज्यादा वो उसको पूजते हैं। और बीजेपी उसको और बीजेपी उसको भुनाने में कामयाब रही कि, और खैर उन्होंने, वो तो स्टेटमेंट भी गलत ही था, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने कोई फेक नैरेटिव को भुना लिया। तो वो तो इस तरह से बिहार को जीतना, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ये सब जितनी प्रचंड तरीके से जीता ना, इससे ये पुनः साबित हो गया कि वो जो 2024 को भूल जाओ आप, यू फॉरगेट, जो 2024 में हुआ 240 सीट कुछ नहीं है, 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ सर। मैं, ये ग्राउंड रियलिटी है हिंदुस्तान की। सर, जैसे आपने बात कही कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह का ये होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है, ही इज जस्ट ऑन अ लेयर, अपर लेयर। ज्यादातर राहुल गांधी आप देखो इलेक्शन के बाद और या इलेक्शन से पहले विदेश जाते हैं। सर, विदेश की जब बात आती है तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं विदेश का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है, हमारे भारत के राजनीति में वो कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं नहीं। जैसे एक उदाहरण, जैसे ही ट्रम्प आ गए, यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, फिर उन्होंने सब पे टैरिफ वॉर छिड़ दी, और टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद उन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट कर दी जिससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है मोदी जी का दिल दुख गया। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रम्प का ये जो तुक्का जो था, तो ये तीर था या तुक्का था, ये आप बताइए। और क्या आपको लगता है कि जब वो एक तरफ वो कह रहे थे कि मोदी जी इज माय ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो भी है, और दूसरी तरफ भारत को, क्या वो मोदी जी को समझने में उन्होंने गलती कर दी कहीं पर? सर, ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। मैं यहाँ पर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। दुनिया को लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट उनको ये चीज ध्यान देनी होगी कि डीप डाउन इनसाइड डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। हाँ, ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। उनके मैंने कई उनके इंटरव्यूज देखे हैं, जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब के। साफ वो कहते हैं कि आप जब नेगोशिएशंस में बैठते हो तो कई बार आपको काफी टफ होना पड़ता है, और कई बार यू हैव टू बी स्वीट एज अ पाई। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रम्प काफी बड़बोले नेता, और अगेन वो भी अपने त्वरित फायदे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। वो कभी भी ये चीज सोचते नहीं कि मैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हूं, और मेरा एक एक शब्द बहुत मायने रखता है, तो मुझे नपा तुला स्टेटमेंट देना चाहिए सोच समझ के। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की मर्यादा का मैं हनन मानता हूं, जिस हिसाब से वो उल्टे सीधे अनाप शनाप स्टेटमेंट देते हैं, बड़बोलापन दिखाते हैं। अब बात आती है, उन्होंने बोला इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, जिसको राहुल गांधी जी ने भी एंडोर्स किया स्टेटमेंट को। यस, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। अब मैं बताता हूँ, इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी। भारत
विश्व का चौथा सबसे इकोनॉमिक पावरफुल नेशन है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करी जाए तो। 2030 तक वी विल सरपास द जर्मनी ऑल्सो। हम तीसरा सबसे इकोनॉमिक पावरफुल नेशन बन जाएंगे। आप ये देखिए भी रिसेंटली 2026 के प्रोजेक्शन आए हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2026 के प्रोजेक्शंस के अनुसार जो वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भारत का योगदान अमेरिका से ज्यादा आ रहा है। नंबर 1 पे चाइना जा रहा है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, 17% इंडिया का योगदान है और 10% पे अमेरिका है। मतलब इस रिपोर्ट को देख के एलन मस्क, मैं मतलब मैं नहीं कर रहा कि मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं, आपके जैसे हम ठीक है, हम लोग कॉमन मैन है। एलन मस्क जो जिसको सदी का महामानव बोला जाता है, उन्होंने ये प्रोजेक्शंस देख के बोला कि यार पावर बैलेंस इज शिफ्टिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, वो खुद ये कहते हैं 2075 तक भारत अमेरिका को पछाड़ के दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। पिछले 12 सालों में मोदी जी की जब से सरकार आई है, भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया है। ये सच्चाई है। ये इतनी अच्छी चीजें मुझे पता नहीं कि क्यों बाहर नहीं जाती। मतलब लगभग अमेरिका जितनी पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से नीचे जीती थी उनको बाहर निकाल दिया। तो पूरे अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन को इन्होंने बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है नहीं है, लेकिन आज की डेट में हम चाइना को पछाड़कर विश्व का सबसे मैन्युफैक्चरिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री बन चुके हैं। इंडिया इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव नेशन इन एंटायर वर्ल्ड। रिसेंटली 2001 साल पहले ही हमने चाइना को बीट कर दिया इसमें। अगर भारत डेड इकोनॉमी होता तो क्यों दावोस में जो वो यूरोपियन यूनियन की जो हेड थी, आई फॉरगॉट हर नेम, वो बोलती थी कि नेक्स्ट वीक में जा रही हूं इंडिया एंड वी आर गोइंग टू डू मदर ऑफ ऑल डील्स एंड शी डिड इट। Yeah, it's a very unique and very big name. वो आए इंडिया में, मदर ऑफ ऑल डील्स करी। मदर ऑफ ऑल डील्स में क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे यूरोपियन यूनियन के 29 मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन में 29 देशों का एक समूह है। तो उनका जब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ये मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, तो इसमें क्या उनको तो भारत के 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन जितना बड़ा मार्केट मिल गया, प्लस भारत को भी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन मिल गया। इसमें क्या होता है कि जो भी हम ड्यूटीज और टैरिफ्स होते हैं ना, ये सब हम डिसॉल्व कर देते हैं, कोई भी ड्यूटी टैरिफ नहीं लगाते हैं। इससे दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों पक्षों को फायदा होता है। भारत को फायदे की बात करें तो भारत में जितने भी लग्जरी आइटम्स आते थे यूरोप से, महंगी कारें, वाइन, ऑलिव ऑयल, उसके अलावा बिस्किट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जितने भी मशीनरीज, तो ये जितनी भी महंगी चीज़ें आती थी वो इसी तरह से भारत से भी कई सारी चीज़ें जो जाने वाली थी वो भी वहाँ पर रेट्स में उनको फ़ायदा मिला है। अब आप देखिए, जैसे मदर ऑफ डील्स हुई, डोनाल्ड ट्रंप के सीने में लग गई आग, उसका दिमाग सटक गया ये हो क्या रहा है। उसने इमीडिएटली बोला फादर ऑफ ऑल डील्स करना है। वो आया मदर ऑफ ऑल डील्स के बदले फादर ऑफ डील्स करने, और उन्होंने फिर 50% टैरिफ को हटा के 18% कर दिया। सीधा 18 पे आ गए। इसमें क्या था सर, टैरिफ तो 25% ही था, 25% उसने एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा रखी थी कि रशिया से आप ऑयल खरीदोगे। ये जो फादर ऑफ ऑल डील्स जिसको बोला जा रहा है, 50% से 18% टैरिफ रह गया, इसकी भी मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन मेरे लास्ट पॉडकास्ट में किया था कि वेरी सून ये टैरिफ जीवी जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखा है ये स्लैश हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, वहां अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, भाई आपने कैसे ये इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, यू आर नॉट एलिजिबल। टेक्निकली अमेरिकी संविधान के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप एलिजिबल है ही नहीं ये टैरिफ इंडिया पे लगाने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ तब ही किसी कंट्री पे टैरिफ लगा सकता है, ये जो पेनल्टी लगा सकता है, जब अमेरिका में इमरजेंसी की सिचुएशन हो। तो सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर एक तर्क दिया, एक क्लॉज यूज किया कि मुझे खतरा है रशिया से ऑयल खरीद रहा है इंडिया, तो उसलिए उनको काउंटर करने के लिए मैंने इंडिया पे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस था, हियरिंग चल रही थी, ट्रायल था। जैसे ये पूरा होना था, ये वैसे भी जो रेट्स थी ये डाउन होनी ही थी, लेकिन चलो जिस भी बहाने से हुआ ये रेट्स डाउन हुई। अगेन यहाँ पर मोदी जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसानों से, मोदी जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया यहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले लोग होते हैं, कोई हमने डोनाल्ड ट्रंप की अनावश्यक मांगे नहीं मानी। और इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी इज़ ए मैन ऑफ वर्ड,
ही थिंक्स फॉर इंडिया, ही थिंक्स फॉर एवरी इंडियन, एवरी सेगमेंट ऑफ इंडियंस। तो आई एम रियली हैप्पी। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा ना, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी, वो बड़बोला है, वो कुछ भी बोलता है। और आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट द वे ही सेड कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। जो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने उसको एंडोर्स किया, अगेन आई कंडेम दैट। सर मुझे याद है, आई थिंक बिहार की इलेक्शन कैंपेन में था या फिर अहमदाबाद के किसी रैली में था, मोदी जी ने कहा था कि जितना भी दबाव हम झेलने की शक्ति रखते हैं, मतलब उन्होंने वो इशारा कर दिया था कि आप दुनिया भर के दबाव लगा दो, हम उसको झेल पाएंगे और झेल लेंगे उसको, हमें डर नहीं उस दबाव का। सो दैट दैट शोज कि Exactly. व्हाट इज द रीच ऑफ वो विजन जब क्लियर होता है। हाँ विजन के अलावा उनको अपना पोटेंशियल पता है। वी जी आर ए कंट्री ऑफ 150 लाइक करोड़ पीपल। जी वी आर मोर पॉपुलस देन चाइना ऑल्सो। चाइना की भी एब्सोल्युटली। जनसंख्या आज आप इंडिया से कम है। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ज्यादा समय तक ये विश्व हमें इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये ईश्वर की कृपा है भारत के ऊपर कि सही टाइम पे नरेंद्र मोदी जी जैसे हमें एक प्रधानमंत्री मिले, इतने शुद्ध, सात्विक, पूरी तरह से कर्मठ, पूरी तरह से डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर ड्यूटीज। भाई उनका कौन है? ना उनका बेटा है, ना अपने भाइयों को कोई इंड्यू एडवांटेजेस है। पूरी जिंदगी जिस इंसान ने देश को, राष्ट्र को दे दी, ऐसे इंसान का फैन होना, आई एम रियली कि मुझे भगवान ने वो सेंस दिया कि मुझे ऐसे इंसान को फेवर करना चाहिए। तो व्हाट मोदी अ जी तो गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद 500 साल निकल गए, ऐसा एक हिंदू राजा आया है जिसने संपूर्ण भारतवर्ष में राज किया। इस दौरान कई राजा, सेनापति कई आए, बाजीराव पेशवा भी हुए, या बीच में भी कई राजा हुए, लेकिन वो अलग अलग भारत के भूभाग और भूखंडों पे उनका आधिपत्य रहा। लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष पे अगर राज करने की बात है, सेंटर में दिल्ली में बैठ के पूरे फेडरल सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, तो उसमें पहली बार एक ऐसा हिंदू राजा आया। एंड हम पूरी तरह से उनके समर्थन में हैं, और 2029 में भी उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे इस देश का। भारत का प्रधान सेवक, सबसे बढ़िया प्रधान प्रधान सेवक। सेवक, राइट। सर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये गलती करेंगे, उनको मोदी जी की तारीफ की बजाय उनको भारत की तारीफ करनी चाहिए थी। अगर भारत की तारीफ करते हो तो हो सकता है मोदी जी को कुछ भी अगर वो बोल लेता तो मोदी जी बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी दुनिया गाली देती है, चल जाएगा, भारत के फेवर में अगर तू काम करेगा चलो हम लोग साथ में बैठ के। लेकिन उन्होंने भारत को जब डेड इकोनॉमी कह दिया, तब मुझे लगता है कि मोदी जी ने टस से मस हो गए कि भाई अब जो करना है वो कर ले, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब वहीं बैठेंगे हम। जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी उस समय भी उन्होंने ये क्लेम किया कि ये लड़ाई मैंने रुकवाई है। नहीं, बार ही ट्राइड टू कांटेक्ट टू नरेंद्र मोदी, मोदी जी ने उनका फोन नहीं उठाया था। ये सारी चीजें ऑफिशियली सबको पता है। मोदी जी ने पूरा समर्थन दिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि इफ दे वांट टू काउंटर चाइना, उनको हिंदुस्तान का एक सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, उसको अपने इंस्टेंट बेनिफिट के लिए जो झूठ बोलना है, जो बड़बोलापन दिखाना है, जो किसी को दबाना है, ये गुंडागर्दी थी। यहाँ पे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को उठाए ना, ये इंटरनेशनल गुंडागर्दी है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आप किसी छोटे शहर में जब किसी को किडनैप कर लिया जाता ना, वो बहुत बड़ी घटना बन जाती है। आपने एक देश के राष्ट्रपति को उठा के उस देश के संसाधनों पे कब्जा कर लिया। सर भारत को उन्होंने लेक्चर मिलता है, भारत को माइनॉरिटीज पे लेक्चर मिलता है, भारत को शिक्षा और हैप्पीनेस इंडेक्स पे लेक्चर मिल जाता है। लेकिन सर वही अगर देखा जाए, ये जो लेक्चर जो देते हैं, उन्हीं के देशों में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं। स्कूल जाते हुए बच्चे को गोली मार दी जाती है स्कूलों में। वही माइनॉरिटीज के कई सारे देशों को बैन कर दिया जाता है इमिग्रेशन के नाम पर। कई सारी जगहों पर अगर आप स्वतंत्रता से बोल नहीं पाओगे, अगर आप बोलोगे तो पुलिस आगे आपको पकड़ के लेके जाएगी, आपको मन चाहे वैसी आपको ट्रीट करेगी। सर बताइए, किसको ये अधिकार मिल जाता है, कैसे अधिकार मिल जाता है कि भारत को ये लेक्चर दे पाए? सर आपका क्या विचार है 2000 मतलब ये जो अमृत काल मोदी जी जो कहते हैं, और 100 साल स्वतंत्रता का जब पूरे होंगे, क्या आपको क्या लगता है अभी भी फिर भी वी हैव अ डिसेंट 22 इयर्स? क्या लगता है आपको मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, कहाँ तक कितनी सफलताएं मिलेंगी, कहाँ पहुंच पाएंगे हम? विकसित भारत 2047 का जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, देखिए, चाहे अमेरिका रहा हो,
चाहे चाइना रहा हो, साउथ कोरिया रहा हो, जापान रहा हो, इन सभी देशों ने 30 से 40 सालों का विजन लेके चले ये लोग, तब जाके डेवलप्ड बने, डेवलप्ड कहलाए। तो वेरी सेम थिंग नरेंद्र मोदी जी इज डूइंग। अब मोदी अनटिल अनलेस मुझे नहीं पता दूसरी सरकारें आ जाती है, वैसे तो कोई चांस नहीं, अगले 25 सालों तक सेंटर से बीजेपी नहीं जाएगी। बट ठीक है, राजनीति है, कोई कुछ नहीं सकते, छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा विकराल रूप लेके फेक नैरेटिव के कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सेवा कर रहे हैं देश की, देश को डेवलप कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रेपुटेशन बढ़ रही है, इंडिया का डॉलर रिजर्व्स बढ़ रहा है, इंडिया की सैन्य शक्ति बढ़ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत की जनता संतुष्ट है। और अगर 2047 तक नरेंद्र मोदी जी या अभी मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, भविष्य में फिर बाद में योगी आदित्यनाथ जी अगर बनते हैं, तो इस टाइप की अगर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर रहता है तो 110% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी जनरेशन, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मेरे जो बच्चे होंगे वो एक विकसित राष्ट्र का हिस्सा होंगे। दे विल बी प्राउड ऑफ कॉलिंग देमसेल्व्स इंडियन। मैं जब 23 साल का था, माय फादर वाज पुशिंग मी कि गो टू अमेरिका, गो, चले जा, अबे इंडिया छोड़ के चले जा, अमेरिका चले जा। आई हैड सम ऑप्शंस देयर। मैंने जीमैट क्लियर किया, मैंने टॉफिल क्लियर किया, स्टडी वीजा से मैं जा रहा था। बराक ओबामा तब ही यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एक वो टाइम था जब मेरे को अमेरिका, आप लंदन में बैठे हो आप खुद यार 20 सालों से, क्यों हमको लगता था कि हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है आपके बच्चे आज के कुछ सालों बाद जब वो बड़े होंगे या जैसा भी, तो वो वापस हिंदुस्तान आ सकते हैं। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज होने वाली है और वो समय शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान का समय शुरू हो चुका है। अगले 25 से 30 साल हिंदुस्तान के 110% रहने वाले हैं। तो विकसित भारत, अब हमारे घर में चर्चा जब होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि बस अब ब्रिटेन जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री टाइटल के लिए बचा है, ये बन तो रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम जाएंगे इसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो कि है भारत। कुछ सालों में जब हम रिटायर अगर हो जाएंगे तो हम वहीं जाके रहेंगे। आपके तो वहां पर वैसे भी शायद कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। लंदन वॉज बिल्ट ऑन मनी स्टॉलन फ्रॉम इंडिया। यस, सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर उस समय में ले गए थे इंग्लैंड। 43 ट्रिलियन पाउंड्स तो शशि थरूर ने गिनवाए हैं। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, अगर बैच वैच तो गिना नहीं है अभी तक। तो गोन आर द डेज फॉर द ऑक्सीडेंटल कंट्रीज। अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा अभी काफी समय तक, क्योंकि वो बहुत बड़ी महाशक्ति है। इतना जल्दी उनको अपन लोग अवॉइड या डॉज या उनको हल्के में नहीं ले सकते। बट इंडिया का समय शुरू हो चुका है। इसको सब एक्नोलेज कर रहे हैं, इसको मैं एक्नोलेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोदी जी का फैन हूँ या मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे देश की तारीफ कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए वर्ल्ड के, जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हो गए, जितने भी समझदार अमेरिका के जितने भी कितने ही सांसद हो गए, इंग्लैंड के सांसद हो गए, या कितने भी समझदार सेंसिबल इंसान जो भी दूरदर्शी होते हैं या जिनकी एनालिटिकल पावर अच्छी होते हैं, सभी ने भारत को सराहा है, भारत की प्रगति को सराहा है और भारत के भविष्य में वो दाव लगाने को तैयार है। तो भारत 2047 में 110% इंडिया इज गोइंग टू बी द डेवलप्ड नेशन। वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल। What nicely described, closing lines of our today's one. सर, जाने से पहले कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन 2-4 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। संसद का हंगामा, आपका क्या विचार है? संसद में जो हंगामा हो रहा है, इस देश का बैड लक है, वो टाइम वेस्ट, द मनी वेस्ट ऑफ इंडियन टैक्स पेयर्स। सर, जब स्कूल में बच्चा जाता है, अगर उसकी एब्सेंटिज्म है तो उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता। आप नौकरी करते हैं, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं करते आपको निकाल दिया जाता है। राइट। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पिछले कितने सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी लोग उन्हें चुन के लेके आ रहे हैं। क्या आपका मत है? क्या लोगों को हमको क्या समझाना चाहिए कि ये आप अपने टैक्स के पैसों से यहाँ पे आप इसके लिए भेज रहे हो? सर, उनको जो वोट दे रहे हैं वो टैक्स देते नहीं है। टैक्स देने वाले हम लोग हैं, तो हम मोदी जी को जिताते हैं। और खैर अब बचा ही कहाँ विपक्ष। गलती से इस बार 99 सीट्स आ गई, वरना 2014 में तो 44 सीट्स पे कांग्रेस रह गई थी। बाकी ये जो विपक्ष, इस बार काफी ड्रामे चल रहे हैं, मजाक उड़ाया जाता है। मोदी जी के सामने जाके खड़े होके उन्होंने अब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, आजकल वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसमें अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह रहे थे। अपने जो
माननीय उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उनका मजाक, वो एक बंगाल के मेंबर ऑफ हाँ पार्लियामेंट है, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो उनका मजाक उड़ाते। तो इस तरह से आजकल रील वायरल होती है, वीडियोस वायरल होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी विपक्ष को कोई काम नहीं है, सिर्फ मखौल उड़ाना है जो रूलिंग पार्टी है, या कैसे भी करके मीडिया में बने रहने की हरकतें हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई काम छोड़ ही नहीं रहे कि विपक्ष को बोलने का कुछ मौका मिले। तो इस तरह से वो डिस्टोर्टेड फैक्ट्स लाते हैं, या फैक्ट को घुमा के मार्केट में या देश में वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स। बट ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अडिग होके अपनी इस देश के प्रति निष्ठा को निभा रहे हैं, और बिल्कुल उनको पता है, उनका जो विजन है, उनके सपने हैं, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग टीम है। एस जयशंकर साहब हो गए, अजीत डोभाल साहब हो गए, निर्मला सीतारमन जी हो गए, अमित शाह साहब हो गए, वंडरफुल टीम, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड आई एम सो मच कॉन्फिडेंट 2029 में फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी, और 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। वाह बढ़िया। सर, हिंदुओं की जब बात आती है तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हिंदूज पहले से काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड हो चुके हैं। 2-3 कारण मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है हिंदुओं को यूनाइट करने में। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप मिली है, निडरता आई है, मोदी जी और योगी जी जैसे शासकों, हेमंत विश्वा शर्मा, ऐसे शासकों की वजह से हिंदुओं में निडरता आई है, एकता आई है। और मैं ये मानता हूँ कि अन्याय तो किसी के साथ हो नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं मुसलमानों को अनावश्यक परेशान किया जाता है, या माइनॉरिटी को अनावश्यक परेशान किया जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ वो गलत है, इलीगल कब्जे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे अनावश्यक चीज़ें हैं, या टेररिज्म के नाम पे कहीं बाहर से भी आतंकवादी आते हैं, या बॉर्डर पे जो अपने ज़िले हैं, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हो, वहाँ पर जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, इन सब चीज़ों पे सरकार जब एक्शन लेती है, तो विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उठाए हुए कदम है। और अगेन, हिंदुओं की एकता की बात करते हुए, हिंदू पहले से काफ़ी ज़्यादा यूनाइट है। विपक्ष के पास एकमात्र ऑप्शन है मोदी जी को हराने का, कि हिंदुओं को जातियों में विभाजित कर दें। कई बार वो कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि वो डेवलपमेंट भी तो कराते हैं। वो सिर्फ हिंदुत्व के भरोसे नहीं है। हिंदुत्व वाला तो ठीक है, वो तो लोगों का एक भावना है, ज्वार है, लेकिन वो डेवलपमेंट भी करा रहे हैं। तो मोदी जी की छवि एक द मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया वाली है। उसके अलावा यस जो आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या जो हिंदूवादी संगठन है, उनका सपोर्ट रहता है। और ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। एक मतलब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, छत्रपति शिवाजी के बाद, महाराज के बाद एकमात्र ऐसा हिंदू महाराजा या राजा, खैर वो सेवक बोलते हैं अपने आप को, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ही इज द किंग ऑफ इंडिया। तो बाकी we are so lucky to have Narendra Modi as the Prime Minister of India. प्राइम मिनिस्टर, यस यस। हिंदुओं के लिए बटोगे तो कटोगे, दैट वाज द बेस्ट नारा आई थिंक। राइट, बटोगे तो अगर कटोगे। ये गूंजता रहे तो समझ जाएंगे। सर, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आपने थैंक हमारे यू। शो के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला। ये मेरा सौभाग्य था, तुषार बाबू, कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने काफ़ी आपके पॉडकास्ट देखे थे पहले। शांतनु सर के साथ आपने पॉडकास्ट किया था। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड नहीं कहूँगा, वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे आदर्श हैं, लेकिन मुझे छोटे भाई की जैसे रखते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था आपके साथ मुझे भी पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे छोटा भाई मुझे मौका दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, और अपन भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। आप ग्रो करिए, वहाँ से देश को अपनी सेवाएं दीजिए, और हम हिंदुस्तान में बैठ के हमसे जितनी सेवाएं आपसे चाहिए, हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं सर। श्योर सर। सर, ये आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, और आपका ये डाउन टू अर्थ नेचर है। आपने इतने अपने व्यस्त समय में भी हमारे लिए समय निकाला, हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए समय निकाला, और खुले दिल से इतनी विविध विषयों पर चर्चा की। स्पेशली भारत के पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में कैसे ये हो रहा है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, और कैसे भारत हर तरह के किसी भी तरह के जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ के एक सफल, एक सही स्पीड से, सही गति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के राज्य में। सर, थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको हमारे साथ कार्यक्रम करने में मजा आया हो। बहुत मजा आया सर। और सर, जरूर आशा ये रखूंगा कि हम हर महीने, अगर मौका मिलता है, तो हम लोग हर ऑनलाइन आते रहेंगे, नए नए विषयों को पकड़ते रहेंगे, नए नए विषयों पे ज्वलंत मुद्दों को हम लेकर ऐसे ऑनलाइन पॉडकास्ट करते रहेंगे। जरूर सर, जरूर। सो दर्शकों को भी मेरी विनती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें आपका प्यार देते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया हो तो।
और लाइक करोगे तो हमें समझ में आएगा। आप हमको कमेंट भी लिख सकते हैं, अगर अच्छी बात नहीं लगी वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। लिखिए, हमें पता चलेगा। विल ट्राई टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो मीनवाइल आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच, और कीप इन टच, कीप राइटिंग कमेंट्स। और स्पॉटिफाई पर भी हमारा ये पॉडकास्ट अपलोड होने वाला है ऑडियो फाइल में, आप उसको वहां पर भी सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।